दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज ये क्लास थोड़ी सी अलग रहेगी, हिंदी की नहीं बल्कि साइकोलॉजी की क्लास रहेगी, सीडीपी की, जो स्टेट रीट और अन्य टेट में आते हैं प्रश्न। इसके थोड़ा सा विचार मन में उठ गया कि मैंने भी बहुत जो है ना तैयारी की है स्टेट रीट सी टेट के लिए, तो सोचा कि थोड़ा सा आपसे उस तैयारी को साझा कर लूँ, मन कर गया। और यदि मेरी वजह से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि अपने परिवार में से 10 बच्चों के भी एक एक प्रश्न ठीक हुए हो गए, तो यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आना अपने आप को एक सही मानूंगा, सार्थक समझूंगा। तो देखिए, और ये एचटेट 2023 का पेपर है, पीजीटी का हुआ था जो, उसके प्रश्न हैं ये साइकोलॉजी के। तो देखो, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। सामाजिक रूप से जो वंचित यानी कि पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, उनके लिए हम कौन सी शिक्षा मतलब लेके आए जो उनके लिए सही होगी। तो अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तो मतलब कौन सी होती है, आप लगभग पता होगा आपको, सभी तैयारी कर रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा से हटकर कहीं भी और जो शिक्षा प्राप्त की जाए वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा भी नहीं होती। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। धार्मिक शिक्षा ये कोई खास नहीं होती, तो समावेशी शिक्षा जो है ये हो जाएगी। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि इस प्रकार के जो वंचित सुविधाओं से जो वंचित बच्चे हैं और पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, उनको एक मुख्य धारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरीक्षण के मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। अरीक्षण का नाम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ये काफ़ी फेमस है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है लगभग बार। तो देखो, अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है कौन सा है। तो देखो, इसमें अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। हाँ, ये तो होता है। अहम पहचान जो ईगो आइडेंटिटी होती है, वो एक पॉजिटिव जो है ना होता है इसका। दूसरा देखते हैं, अहम पहचान एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू है। नहीं। अहम पहचान एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू है। बिल्कुल भी नहीं है। तटस्थ का मतलब उससे कोई वास्ता नहीं होना। चौथा है, अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू है ही नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ये अहम पहचान जो है वो पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है। सृजनशील बालक जो क्रिएटिव जो सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं, सृजनशील जो बालक होते हैं, उनकी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी सारी। तो उसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं होती। तो अपसारी चिंतन ये देखी जाती है। अपसारी चिंतन क्या होता है, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है। एक तो होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में बच्चा जो है सिर्फ एक ही दिशा में सोचता है, और अपसारी चिंतन में बच्चा मतलब एक उसके उस चीज़ के कई पहलुओं के बारे में सोचता है। तो अब अपसारी चिंतन होता है अति जिज्ञासा, हाँ बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है इसमें। उच्च कल्पनाएं और काफ़ी इमेजिनेशन जो है ना, इमेजिन करता है, वो कल्पनाएं करता है। परंपरागत विचार ये नहीं हो जाएगा इसमें, ये नहीं होगा, क्योंकि परंपरागत विचार का मतलब जो है एक रूढ़िवादी जो पहले की जो धारणाएं थी उस प्रकार से जो एक बनी बनाई जो परिपाटी चली आ रही है उसके ऊपर चलना, ये नहीं आएगा इसमें। तो इसकी ऑप्शन नंबर तीनों हो जाए, ये मतलब चौथा हो जाएगा इसका। ये तीनों है ऊपर वाले, और ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती? सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव, तो देखो इसमें क्या है, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, बिल्कुल सही है। स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, ये भी है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, ये भी है। सामाजिक पूर्वग्रहों का विकास, ये नहीं है इसका आंसर। ये सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि सामाजिक पूर्वग्रहों का विकास, जो पहले की जो चली आ रही है रूढ़िवादी धारणाएं, उनमें मतलब पहले से ही एक मानदंड जो धारण कर दी जाते हैं, निर्धारित कर दी जाते हैं, उनका विकास करना, ये बिल्कुल नहीं है। ये मतलब एक सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न देखो क्या है, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। तो वाइगोत्स्की के जो है ये काफ़ी मतलब फेमस प्रश्न है, ये भी बहुत बार आता है, इसको देख के जाना है आपको। तो बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, इसने पूछा है कि समीपस्थ विकास, ये जो है आपको ध्यान में रख, इसका ये कीवर्ड पकड़ना है आपको, समीपस्थ विकास। इंग्लिश में क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सीमेशन डेवलपमेंट। तो इसको जो है ना आपको कीवर्ड बनाना है। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, ये नहीं है इसका, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में नहीं। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव में आ गया। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, ये है ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब बच्चा जो है किसी बुद्धि जन के सानिध्य में रहकर, उसके पास में रहकर, उसकी गाइडलाइन के जो है ना अनुसार जो है क्या कर सकता है, ये इसका आ जाएगा। ये बोलता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की का। बच्चा किसी ज्ञानी केस में क्या नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा परीक्षण किया जाता है उसमें, रचनात्मक नहीं, निदानात्मक, यानी कि भाई कोई शिक्षार्थी है और वो उस जो है मतलब भाई उस उपलब्धि को हासिल क्यों नहीं कर पाया, उसका कारण जानने के लिए तो निदानात्मक बनेगा, पहले निदानात्मक होगा, उसके बाद फिर जो है उपचारात्मक परीक्षण बनेगा उसका। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। निदान के बाद उपचार होता है, ये ध्यान में रखना इसमें आपको, तो उसका होगा निदानात्मक। आगे देखो परीक्षण, अगला होगा प्रश्न हमारे सामने है, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा के समावेशन में यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? देखो क्या बताया इसने, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। तो यह किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? एनसीएफ 2005 का वक्तव्य है भाई, ये आज भी मुझे याद है। एनसीएफ 2005 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी का नहीं है, यूनेस्को का नहीं है, यूनिसेफ का भी नहीं है, तो ध्यान में रखना इसको। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का देखो। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बता रहा है, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो वृद्धि एवं विकास दोनों में पूछा इसने। शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, जब वृद्धि होगी तो उसमें परिवर्तन होगा। शरीर के अनुपात में भी हाँ बिल्कुल होता है, वेट बढ़ेगा या उसका जो है ना लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी शरीर की। पुराने लक्षणों का विलोपन होगा, विलोपन का मतलब जो समाप्त होना, जो पुराने उसमें लक्षण दिखाई दे रहे थे वो उसकी जगह अब उसका व्यवहार में और दूसरे परिवर्तन आ जाएंगे। नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, हाँ नवीन नई विशेषताएं उसको में जो है ना वो प्राप्त करेगा, देखने को मिलेंगी। तो ये चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी डी ए बी सी, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। चारों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? सकारात्मक यानी कि मोटिवेशन जो है उस पर पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो नहीं है, यानी कि नेगेटिव कौन सा है? तो देखो इसमें कौन सा, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को अक्षुण्ण करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को अक्षुण्ण करती है ना भाई, अक्षुण्ण, ये देखो मतलब अक्षुण्ण का मतलब कमजोर। कमजोर कैसे करेगी? मोटिवेशन तो जो है ना बढ़ावा देगा उसको, तो ये गलत है। देखते हैं और भी हो सकता है कोई। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सहक्रिया लाती है, हाँ बिल्कुल लाती है वो, मतलब एकदम एक्टिव होगा बच्चा मोटिवेशन से, सुस्त पड़ा हुआ। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है, सिलेक्टिव, हाँ बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये नेगेटिव है जो है, और इसका ऑप्शन यही हो जाएगा 9 का 1। आगे देखो, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमिलित कीजिए। तो कोहलरबर्ग के जो ना 3 जो है सिद्धांत बताए हैं उसने, पश्च परश्च और जो है आपने पढ़ा होंगे। तो आगे देखो इसमें क्या है, तो इसका मिलान करना है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर मैं सीधा ही बता दूं आपको, ये अच्छे व्यक्तिक संबंध, तो इसका हो जाएगा, इसका 10 का ऑप्शन नंबर 4 है ये है 2 1 3 और 3। तो ये देख लेना, इसमें इसकी ज़्यादा व्याख्या जो है ना करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि 30% है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये वाला। आगे देखो, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं। तो अविराम सीखना ये नहीं होता, पूर्ण सीखना ये भी नहीं होता, अंशः सीखना बिल्कुल नहीं है, प्रासंगिक सीखना, प्रासंगिक ये क्या कहता है कि बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप सीखना। प्रासंगिक का मतलब होता है, क्या होता है? अचानक से, अचानक, इंसिडेंटल जिसको बोलते हैं, इंसिडेंटल सीखना, लर्निंग। तो ये जो बच्चा जो होता है वो इसको उसका कोई उद्देश्य नहीं होता सीखने का, न कोई इच्छा होती, और वो चीज़ जो है अनचाहे सीख जाता है, तो वो होता है प्रासंगिक सीखना या अचानक सीखना या आकस्मिक सीखना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है। तो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि वो हर जगह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जन्मजात होते हैं ये, हाँ बिल्कुल सभी के साथ पैदा होते हैं। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल। और वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। समस्थिति का मतलब जो जिस अनुसार व्यक्ति चलना चाहता है या मतलब जिसकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं होते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जैविक अभिप्रेरक होते हैं वो व्यक्ति के समस्थिति में भी संबंधित होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? तो कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE जिसको बोलते हैं ना, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं CCE, तो उसकी फुल फॉर्म है ये। तो कौन सी हैं? तो ये, हाँ देखो, अब लिखित परीक्षाएं भी होती हैं, उसका आधार मौखिक परीक्षाएं भी होती हैं, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है, मौखिक भी ले सकता है या लिखित भी। व्यवहारिक, उसका चाल चलन कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, घर पे कैसा है, क्लास में कैसा है। प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल, ये चारों ही होती हैं।
ये चारों ही इसका मूल्यांकन का आधार बनती हैं ये। तो मूल्यांकन से प्रश्न आता है 101% आएगा, देख के जाना है भाई आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखो, अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है, बिल्कुल परफॉर्मेंस टेस्ट है ये। दूसरा है शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिक अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं बिल्कुल। तीसरा है कि अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, तो नहीं है, ये है इसमें, ये हो जाएगा, ये नहीं है इसमें, किसका, बुद्धि परीक्षणों में। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों या आकृतियों द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, ये ऑप्शन नहीं है, और बाकी इसमें तीनों हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का 3। आगे देखो, बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व तथा उसके आयाम से संबंधित नहीं है। तो बुद्धि के कौन से तत्व बताए इसने, तो देखो इसके 3 ऑप्शन, तीनों ये है इसके, बता दूं आपको थोड़ा सा, उत्पाद, संक्रिया और विषय वस्तु, ठीक है ना। तो ये है, अब इसके साथ कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा इकाई का उत्पाद होता है, संज्ञान का संक्रिया होता है, मूल्यांकन का संक्रिया होता है ये भी, और संबंध का विषय वस्तु नहीं होता, ये हो जाएगा इसमें, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ये मैच नहीं होता इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। अधिगम दृष्टिकोण पूछा इसने, तो देखो इसमें सार्थक सीखने के अवसर बिल्कुल है, बच्चे को जो है ना, मतलब कहीं भी, मतलब अर्थ के अनुसार उसको सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। एकल शिक्षण मार्ग ये नहीं है भाई, बाकी और देखते हैं आगे क्या है। सतत मूल्यांकन, हाँ ये भी अधिगम का है। सुलभ शिक्षण सेटिंग्स, हाँ कि बच्चे को जो है सीखने की बिल्कुल इजी से इजी ट्रिक बताएं, ये तो है इसमें। एकल शिक्षण मार्ग ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चा अकेला कैसे सीख सकता है, या तो उसको सीखने के लिए साथी समूह चाहिए, या फिर जो है ना अध्यापक का सानिध्य चाहिए। तो यही ऑप्शन इसका, ये विशेषता इसकी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। आगे देखो, बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं हैं। बंडूरा सामाजिक अधिगम का जो है ना, कि ये बहुत ही मतलब फेमस, यहाँ से आता है एक प्रश्न, तो कौन सी होती है इसकी 3 कौन सी होती हैं, अवधान या ध्यान, अवधान को ध्यान भी बोलते हैं, ध्यान धारणा और प्रेरणा, ध्यान धारणा और प्रेरणा, ये इसका जो है ना 3 है इसकी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ये नहीं आती इसमें, ये प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बंडोरा के सामाजिक अधिगम, ये आ गया प्रश्न इसमें। बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो क्या कहते हैं उसको, यानी कि दूसरों को देखकर उसके व्यवहार में परिवर्तन आना, ठीक है ना, और वही व्यवहार फिर करे तो क्या कहलाता है, अनुकूलन नहीं होता ये, आत्म प्रेक्षण सेल्फ ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं ये भी नहीं होता, मॉडलिंग होता है ये, मॉडलिंग, सामर्थ्य प्रत्याशा ये भी नहीं होती, एफिशिएंसी एक्सेप्टेशन तो ये भी नहीं होती, ये मॉडलिंग हो जाएगा इसका आंसर, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर दोहराकर सीखता है। अगला प्रश्न देखो, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है। स्टर्नबर्ग के 3 सिद्धांत बताए गए हैं बुद्धि के, वो इसमें कौन सा घटक जो है उपघटक शामिल नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, देखो इसमें मेटा घटक होता है, इसके 3 मैं बताता हूँ आपको एक बार,
मेटा निष्पादन और ज्ञान संग्रहण, ये 3 घटक होते हैं। अब ये प्रयोगात्मक घटक कहाँ से आएगा, ये वैसे दे दिया इसने, तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। स्टर्नबर्ग का जो है ना त्रितंत्र जो है सिद्धांत है, उसमें मेटा निष्पादन और ज्ञान संग्रहण, ये 3 घटक होते हैं, और ये दूसरा जो ऑप्शन है यही हो जाएगा इसका सही, क्योंकि ये नहीं होता। अगला प्रश्न देखो, एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है क्या कहलाती है। यहाँ से ही प्रश्न आते हैं भाई। डिस्क डिस्कैलोलिया, बिल्कुल ये गणित से संबंधित जो है, गणना करने में उसको जो है ना बच्चे को मतलब परेशानी होती है। डिस्ग्राफिया, ये डिस्ग्राफिया होती है लेखन विकार से संबंधित, लिखने में कठिनाई। और डिस्कलेसिया होती है पढ़ने में परेशानी। और डिसमैग्नीसिया, ये ध्यान नहीं आ रहा भाई, डिसमैग्नीसिया शायद ये कोई अवधान ध्यान करने में परेशानी ऐसा होता है शायद, ये इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकगणितीय पूछा है तो डिस्कलोलिया, ये ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा। बाकी डिस्ग्राफिया जो है लिखने में से संबंधित है, और डिस्कलेसिया पठन विकार से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखो, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्था के सही क्रम का चयन कीजिए। 5 अवस्थाएं, तो पहले इसमें क्या आएगी, इसमें क्या आएगा, पहला इसमें क्या होती है, मुखावस्था, फिर गुदावस्था, फिर लिंग, और फिर अव्यक्त अवस्था, और फिर जनेंद्रिय। ये 5 मैंने रटी हुई हैं, आज भी याद है मुझे। पहले कौन सी आएगी, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग और अव्यक्त अवस्था, फिर जनेंद्रिय। ये 5 आपको जो है, कुछ एक चीज़ें दोस्तों रटने की होती हैं, कुछ एक समझने की होती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें देखो पहले कौन सी है, मुखावस्था में, मुखावस्था, लिंग अवस्था ये बाहर हो गया, क्योंकि उसके बाद गुदावस्था आएगी। गुदावस्था ये बिल्कुल पहले ही बाहर हो गया। मुखावस्था है तीसरे में, गुदावस्था, लिंगावस्था, अव्यक्त, हाँ यही है भाई बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, बीच बीच में लाइक कर दिया करो भाई, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आगे देखो, पेवलाव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। तो पेवलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, पहले प्रश्न तो यही बन रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम सिद्धांत किसका है, पेवलाव का। तो इसमें कौन सा सबसे अधिक प्रभावित करेगा कालिक क्रम सीखने को, समकालिक, विलंबित, हाँ विलंबित ही है इसमें। विलंबित का मतलब जितना देर से होगा उतना ही ज़्यादा प्रभावी करेगा, संकेत और पश्चगामी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 22 का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ये कम से कम मेरे सामने भी कम से कम 6 या 7 बार जो है पेपर्स में ये प्रश्न आया है, जितने मैंने पेपर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के बारे में तो एक एक वर्ड आपको जो है ना ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या पूछा है, अमूर्त चिंतन और सामान्यीकरण की एक क्षमता विकसित होती है, तो ये औपचारिकता में होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। औपचारिक जो इमोरल ऑपरेशन स्टेज होती है उसमें होती है ये। तो देखो पहले क्या है इसमें, संवेदीगामक सेंसरी मोटर इसमें नहीं होती, पूर्व संक्रिया प्री ऑपरेशन स्टेज इसमें भी नहीं होती, मूर्त इसमें भी नहीं होती, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसमें होती है ये। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, फिर भी आ सकता है ये। आगे देखो, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षण व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, पूछ रही है। तो स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर ये करने चाहिए उनके लिए। त्वरण त्वरण ये भी करने चाहिए। त्वरण का मतलब एक
ये कह सकते हैं कि उसमें तेजी लाना, उपचारात्मक शिक्षण और संवर्धन कार्यक्रम। उपचारात्मक शिक्षण तो उनके लिए होते हैं जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, जो कुछ मतलब कर नहीं सकते, यानी कि काफ़ी उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होती है, वो काफ़ी डाउन होती है, उनके लिए होते हैं। तो ये तीनों और जो है उन बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए करने चाहिए। ये चौथा नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा इसमें। आगे देखो 25 का क्या है इसमें, समावेशी क्या है, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का तो नहीं है भाई। पृथक्करण का ना अलगाववाद का सिद्धांत, ये तो नहीं, कैसे हुआ, उसको अलग कैसे कर सकते हैं बच्चे को। समावेशी शिक्षा का मतलब ही जो है ना एक मुख्य धारा से जोड़ना है बच्चे को, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सहयोग का सिद्धांत है, विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत, हाँ ये भी है, क्योंकि मतलब बच्चे में, हर किसी बच्चे में जो है क्या होता है, अलग अलग मतलब कुछ ललक होती है सीखने की, अलग अलग साइकोलॉजी होती है बच्चे की, तो ये होता है उसमें। शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत ये भी होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ये सिद्धांत नहीं होता। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता। व्यक्तिगत भिन्नता पे भी प्रश्न आते हैं भाई कई बार। तो इसका देखो क्या है, शिक्षण का समर्थन नहीं करता, विद्यार्थियों का बड़ा समूह, ये कोई खास नहीं होता, देखते हैं बाकी। व्यक्तिगत अनुदेशन, हाँ ये होता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन, ये भी होना चाहिए। विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान, ये भी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों का बड़ा समूह, इससे कोई मतलब नहीं होता। जो है यदि कम विद्यार्थी हो सकते हैं तो भी जो है शिक्षण बेहतर हो सकता है। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये तीनों होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। तो ए ही हो जाएगा इसका एक। अगला प्रश्न देखो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं है। क्या भूमिका नहीं है, तो बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना, बिल्कुल, यानी कि वहाँ कोई जाति पाति नहीं देखनी चाहिए। सुलभ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, हाँ बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना। मुख्य धारा से बाहर रखना, ये कीवर्ड देखो, मुख्य धारा से बाहर रखना नहीं बल्कि मुख्य धारा में शामिल करना होता है। तो ये ही आ जाएगा इसका ऑप्शन। बाकी और देखते हैं आगे, उन्हें आवश्यक सहायताएं सेवाएं प्रदान करना, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये नहीं है, तो ये इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। वृद्धि और विकास से भी एक प्रश्न बिल्कुल आता है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पादन है, बिल्कुल है। आगे, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। बाद का विकास अधिक गंभीर नहीं भाई, पहले विकास जो है बहुत तेजी से होता है और बाद में फिर थोड़ा सा धीमा होता है। ये गलत लग रहा है मुझे तो। देखते हैं बाकी आगे, विकास सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल होता है। विकास केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर होता है, यानी कि पहले केंद्रीय अक्ष से और फिर दिशाओं की तरफ बढ़ता है, ये भी होता है। तो इसका पहला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला इसका गलत है, क्योंकि पहले विकास गंभीर होता है, बाद में जो है बाद की तुलना में, इसने बताया है कि प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का नहीं बल्कि पहले का होता है अच्छा गंभीर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 829, इसका देखो, समावेशी शिक्षा का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। समावेशी शिक्षा का त्रियामी सिद्धांत, तो ये था भाई, आज भी मुझे याद है, ग्रिफिथ, कपूर एवं रिंगब्लोन, ये तीनों हैं इसके, ये
गार्टर एवं लिप्स्की ये भी नहीं है, काफमैन, हलाहल, लेवेंस्की, डेविस, कूपर ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ग्रिफिथ, कपूर एवं रिंगलाबेन। अगला प्रश्न देखो, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। सामाजिकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्या बताया इसने? सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है हरलोक के द्वारा। हरलोक, इसकी परिभाषाएं जो है थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब आजकल ट्रेंड में चल रहा है हरलोक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हाँ, 30 प्रश्न हो गए भाई। तो ये आज साइकोलॉजी की क्लास थी, हिंदी की नहीं थी। कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तैयारी मेरी की हुई है, तो सोचा करवा दूँ आपको ये साइकोलॉजी के प्रश्न भी, और बीच बीच में कोशिश करूँगा कि लेके आए साइकोलॉजी के। बाकी हिंदी वाले तो चलते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।